ये कहानी है साल 1193 की, जब भारत में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसके लिए गए कुछ डिसीजन से भारत आने वाले सैकड़ों सालों तक जूझने वाला था और आज तक जूझ रहा है। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी काबिले से था और साल 1193 में वो भारत आया। यहाँ उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल करनी थी, मगर उसे यहाँ पर कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने बैटलफील्ड्स पर अपनी बहादुरी दिखाकर औध के मालिक ने उसे अपनी सेना और राज्य में पनाह दे दी और इसके बाद से उसका मानो जैसे भाग्य ही खुल गया, क्योंकि इस राज्य में उसे सिर्फ पनाह ही नहीं मिली बल्कि जागीरें भी मिली। और फिर क्या होना था, अगर एक हमलावर को पैसे और रौब मिल जाए तो ब्रह्मचारी थोड़ी ना बनेगा, वो और हमला करेगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने तुरंत बिहार के कुछ हिस्सों को उन पर आक्रमण करके उसे अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। एंड यहीं से शुरू होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही की कहानी। इसी दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गहरी बीमारी के शिकार हो रहे थे। उसके साथ आए हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि अभी सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे ठीक कर सकता है, और वो है नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। अब पहले तो खिलजी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब हालत उसकी और बिगड़ने लगी तब वो मजबूरन आचार्य जी के पास आया। लेकिन फिर भी उसके जुबान से अकड़ नहीं जा रही। खिलजी ने आचार्य जी को ये तक चुनौती दे दी कि वो उसकी दी हुई कोई भी दवाई नहीं लेगा, और अगर वो सही में बुद्धिमान है तो बिना किसी दवाई के उसको ठीक करके बताओ। आचार्य जी मान गए और कुछ दिन बाद उन्होंने उसे कुरान लाकर पढ़ने दे दिया। अब खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और बस इसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। अब ये देखकर खिलजी दंग रह गया और उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की, और तब उसे आचार्य जी ने ये बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, इसीलिए जब वो पन्ने पलट रहे थे तब धीरे धीरे वो दवाई उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। अब ये बात सुनकर खिलजी तिलमिला गया और कहा गया कि उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्मों और देशवासियों के लोग के पास ऐसी शिक्षा है और ज्ञान है जो उसके देशवासियों के पास भी नहीं थी। और यहीं से आया उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया। उसने सोचा कि अगर इस पूरे देश को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले यहाँ के जड़ पर ही हमला करना होगा, जो है यहाँ की शिक्षा। और इसी क्रोध में उसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत के शिक्षा और ज्ञान का इतना इम्पोर्टेंट सेंटर थी कि इसमें मौजूद 90 लाख किताबों को चलने में पूरे 3 महीने लगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये लेजेंड लोगों को सिर्फ एक लेजेंड या फिर बस एक कहानी लगे, बिकॉज अभी पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कुछ ऐसा ही बताता है। लेकिन एक चीज जो सिर्फ एक कहानी नहीं है वो ये है कि नालंदा तबाह हुआ था और उसे बख्तियार खिलजी ने ही तबाह किया था। और ये हमारा इंडियन इतिहास नहीं कह रहा है, बल्कि 1260 में छपी हुई पर्शियन मुस्लिम हिस्टोरियन मिनहाजी सिराज ने खुद अपनी किताब तबाकत ई नसीरी में पूरी इस घटना का और इसमें जो जो लॉसेस हुए थे उसका डिटेल में वर्णन किया है। सो अब जाहिर सी बात है इसमें हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का नुकसान तो डेफिनेटली हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी जहां स्टूडेंट्स के लिए एकोमोडेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल थे, और यहाँ एक साथ हजारों से भी ज्यादा साधु संत, गुरु और शिष्य रहते थे। ये सभी लोग मिलकर वहीं पर रहते थे और शिक्षा हासिल करते थे। इनफैक्ट नालंदा ऑलमोस्ट एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर इंटर एशियन कनेक्शंस इन पर्टिकुलर काफी ज्यादा फ्लरिश होता था। चाइनीज मंक्स जैसे जुआन जैंग, यिनजिंग और हुई चाओ यहाँ पर रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। श्रीलंका और तिब्बत से भी कई स्कॉलर्स और मंक्स यहाँ पर पढ़ने आते थे और फिर यहाँ से सीखकर अपने देश पर वो नॉलेज स्प्रेड करते थे। अब जैसे यूनिवर्सिटीज उस समय बौद्ध धर्म की भी मुख्य गद्दी हुआ करती थी, और इसीलिए जो लोग बख्तियार के अत्याचार से बच गए वो लोग जान बचाकर तिब्बत भाग गए थे। इनफैक्ट इस बात पर खुद दलाई लामा ने भी कमेंट किया है कि तिब्बत की बौद्ध परंपरा नालंदा की परंपरा का सीधा कंटिन्यूएशन है। इसके अलावा आर्यभट्टा जैसे एक वर्ल्ड रिनाउंड मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी इस यूनिवर्सिटी के प्रमुख रह चुके हैं। और इसी से हमें ये पता चलता है कि नालंदा सिर्फ इंडियन कल्चर और बुद्धिज्म का ही नहीं बल्कि एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च का भी एक एपिसेंटर था। तो अब जब ये यूनिवर्सिटी ही इतनी इंपॉर्टेंट थी तो कोई इसे नष्ट करना ही क्यों चाहेगा? वेल, इसीलिए ही क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी। इनफैक्ट ये सारे इन्वेडर्स और ऑप्रेसर्स की क्लासिक टेक्निक होती है किसी भी न्यू एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए या उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लाने के लिए उनके एजुकेशन सिस्टम पर अटैक करो। जो भी शिक्षा और विद्या उनके पास है उसे डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो सभ्यता अपने पांव पर खड़े ना हो सके। इस टैक्टिक को इंग्लिश में बुक बर्निंग भी कहते हैं, यानी बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर पब्लिकली किताबों को आग लगा दिया जाता है। अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो ये बुक बर्निंग्स काफी ज्यादा सिंबॉलिक होते हैं। मतलब अगर हम एक और एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करें, जब मंगोल्स ने अब्बासीद कैलिफेट से पर्शिया में मिलिट्री सपोर्ट मांगा था और उन्होंने मना कर दिया था, तब मंगोल्स ने बगदाद में घुसकर पूरे शहर को तहस महस कर दिया
दिया, लेकिन उसके साथ मंगोल्स ने बगदाद हाउस ऑफ विजडम, जो वहाँ का एजुकेशन हब था, उसे भी तबाह कर दिया। अब आज के तारीख में इराक और ईरान कितना एडवांस्ड होता अगर वो हाउस ऑफ विजडम तबाह नहीं हुआ होता था, इसकी आप कल्पना लगा सकते हो। क्योंकि दुनिया भर के स्कॉलर्स हाउस ऑफ विजडम में आते थे और वहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करते थे, और उसी पीरियड को हम इस्लामिक गोल्डन एज भी कहते हैं, जब ये सब होता था। अब मंगोल्स ने, ऐसा कहा जाता है कि टिग्रिस नदी में इतनी किताबें फेंकी थी कि डूबी हुई किताबों का एक पुल बन गया था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? वेल, कुछ ही सालों में इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गया और पर्शिया में मंगोल रूल शुरू हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली इससे एक सोसाइटी में नॉलेज के नी कैप्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उस सोसाइटी की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। और इसीलिए खिलजियों और मंगोल से लेकर जर्मन, नाजीज और ब्रिटिशर्स सभी ने इस टेक्निक को यूज किया है। नाजी जर्मनी में हर वो बुक जो नाजिज्म के खिलाफ जाती थी या फिर ज्यूइश लोगों द्वारा लिखी गई थी, उसे जला दिया गया था। अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि नाजी जर्मनी ने ज्यूइश लोगों का जेनोसाइड किया था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस जेनोसाइड का एक मेजर पार्ट कल्चरल जेनोसाइड भी था। उनके कल्चर का इतिहास इस दुनिया से मिटाने की कोशिश करना। कल्चरल जेनोसाइड को बेसिकली आप ये कह सकते हो वो प्रैक्टिस जिसमें ग्रुप, कल्चर या आइडियोलॉजी किसी दूसरे कल्चर को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहती है, बिल्कुल वैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने भी हमारे साथ किया था। अब ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक हमारे भारत में गुरुकुल व्यवस्था या फिर गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स को हम पर राज करना था, तो लॉर्ड मैकॉले ने ये तय किया कि अगर भारत पर अपना राज जमाना है तो सबसे पहले यहाँ पर ये सिद्ध करना होगा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम नीचा है और भारत को इससे बेटर सिस्टम की जरूरत है, और धीरे धीरे भारत के एजुकेशन को वीक बनाओ और उसे वेस्टर्न एजुकेशन से रिप्लेस करो। अब ऐसे करने के लिए वैसे तो उन्होंने काफी सारे चेंजेस लाए, लेकिन इनमें दो चेंजेस मेजर थे। सबसे पहले तो हिंदुस्तान का गुरुकुल सिस्टम हटाना और फिर उसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मॉडल इंप्लीमेंट करना। बेसिकली इस मॉडल में अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण्स को जानबूझकर ब्रिटिशर्स के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एजुकेशन में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक सेक्शन को एजुकेट करना और उससे हायर एजुकेशन को ग्लैमराइज करना और फिर उस एजुकेटेड सेक्शन के बल पर बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करना और प्रो ब्रिटिश बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये एक प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि इससे हुआ ये कि एजुकेशन इंडिया के सिर्फ एक सेक्शन तक ही सीमित हो गया और हमारी जनता में इलिटरेसी बहुत बढ़ गया। अगेन ब्रिटिशर्स टारगेटेड द बेस एजुकेशन। उनका फंडा सिंपल था, उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो बाय ब्लड एंड कलर तो इंडियन होंगे, लेकिन वो अंग्रेज होंगे बाय सोल, कैरेक्टर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। वेल, ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 साल सक्सेसफुली राज किया एंड इनफैक्ट अगर ऑन अ मेंटल लेवल देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं कर रहे, जैसे कि हमारे इंडियन हिस्टोरियन डी.एन. झा, जो बेसिकली इस पूरे इशू को ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट के बीच का कम्युनल वायलेंस का एंगल दे रहे हैं। मिस्टर झा कहते हैं कि मिनहाज ई सिराज ने भी अपनी किताब तबाकत ई नसरी में उस यूनिवर्सिटी में रह रहे लोगों को एज ब्राह्मण्स रेफर किया है, मतलब कि क्लियरली ब्राह्मण्स ने वहाँ के बुद्धिस्ट को हटाकर नालंदा में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन इनका बयान यहाँ पर नहीं रुकता है। ये कहते हैं कि मिनहाज ई सिराज ने नालंदा को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है और जो यूनिवर्सिटी मेंशन है वो ओदंतपुरी है, जो नालंदा से कुछ वक्त की दूरी पर मौजूद है। अब यहाँ पर काफी सारे लोग उनसे डिसएग्री करते हैं, इंक्लूडिंग इवन फॉर्मर आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण शोरे, और इन क्रिटिक्स का जनरली ये पॉइंट होता है कि अगर हम मिनहाज ई सिराज के टेक्स्ट को देखें तो इस बात पर आर्ग्यू करना फिजूल है कि उसमें नालंदा मेंशन है या ओदंतपुरी, क्योंकि नालंदा के आसपास की सारी यूनिवर्सिटीज को खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया है। एंड सेकेंडली उसी बुक में वो ये कहते हैं कि वहाँ के सो कॉल्ड ब्राह्मण्स के सर पूरी तरह से शेव्ड थे, जो कि नॉर्मली ब्राह्मण्स जो शिखा रखते हैं उससे काफी अलग है। सो यानी वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी रहते थे। अब यहाँ पर एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि नालंदा के जलने से जो नॉलेज लॉस हुआ था वो तो हम कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे भारत के इतिहास में सिर्फ एक भख्तियार ही नहीं है, कई ऐसे भख्तियार आए थे और इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हमारे रूट्स को तोड़ना रहा है, जिसका अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने बेसिकली ये बताया कि किस तरीके से इंपीरियल फोर्सेस की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही थी कि हमारे रूट्स को ब्रेक कर सके। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सके।